एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि जल्द ही हम आरबीआई सर्कुलर का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। डेली बेसिस पर हम एक सर्कुलर को कवर करेंगे। 10 to 15 मिनट का हमारा ये सेशन होगा, सो दैट कम टाइम में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप हर एक न्यूज को समझ सके। ठीक है, तो डेली हमारा ये सेशन होने वाला है। तो आज से आप भी अपना एक रूटीन बना लीजिए, एक कसम खा लीजिए कि डेली मुझे आरबीआई के सर्कुलर वाला जो इवेंट आएगा वो हमें देखना है कैसे भी करके। आप 24 घंटे में 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं सबसे पहला जो हम सर्कुलर यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, रिव्यू ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है इसको भी क्या किया गया, रिव्यू किया गया। ठीक है, आरबीआई की वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये न्यूज देखने को मिल जाएगा। 20 जून की ये न्यूज है ना, रिव्यू ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, बट इसको हम आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे सो दैट आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो। देखो, जून से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, आज 14 जुलाई है। ठीक है, जून लास्ट से मैंने स्टार्ट किया है। डेली तो सर्कुलर आता नहीं है ना, कभी कोई तो दिन होगा ना जिस दिन कोई सर्कुलर नहीं होगा, कोई न्यूज नहीं होगी, तो वहां पर हम प्रीवियस जो भी हमारा न्यूज होगा वो हम कवर कर लेंगे। लेकिन डेली बेसिस पर हमारी ये क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द न्यू रूल वर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये जो नया रूल इशू किया गया है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर इसको इशू किया गया है। ठीक है, तो इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंडर आरबीआई के द्वारा इस नए रूल को क्या किया गया है, इशू किया गया है। क्लियर है, तुरंत याद कर लो, कॉपी में लिख लो कि कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर ये नया रूल इशू किया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। चलो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स है उसको चेंज किया गया है, बट वो न्यूज हमें तब समझ में आएगी जब हमें प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब पता होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है हमें ये पता होगा। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमिकली या फिर हम बोले फाइनेंशियली वीक होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि हमारी जो बैंक है, जो भी हमारे वीकर एरियाज हैं, उनको वो थोड़ा लोन देने से बचते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको अगर लोन दे देंगे कल को उन्होंने वापस नहीं दिया, ये कुछ भी रीजन हो गया, है ना। तो बैंक का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही एम होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो वो हमारी इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को ग्रो करने पर उतना फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को पता है कि अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें हर एक सेक्टर को, हर एक एरिया को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चाहे वो वीकर एरिया हो या कोई भी एरिया हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ तो इनके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि जैसे आप कभी किसी बैंक में लोन लेने जाओ तो जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, उनको बहुत परेशान किया जाता है, ये डॉक्यूमेंट बनवा के लाओ, ये करो, यहाँ साइन करवाओ, वो करवाओ, तब जाके आपको लोन मिलेगा, है ना। जो बोलने का टोन होता है वो बहुत ही अलग होता है। वही कोई बड़ी पार्टी चला जाए, कोई बहुत रिच हो, तुरंत हाँ सर बताइए कैसे हम आपकी सेवा कर सकते हैं, क्या आपको सर्विस चाहिए, तुरंत मतलब वहां पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, बोलने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये गैप है जो हमें देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है। वहां पर जो रिच है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है ना, उनको हम बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पर जो सच में वीकर एरियाज हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जहां पर सपोर्ट की जरूरत है, अरे हाँ ठीक है, पहले जाओ डॉक्यूमेंट पूरा करके लाओ, इनसे साइन करवा के लाओ, ये करवाओ वो करवाओ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को लेकिन पता है कि अगर हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हर एक सेक्टर को ग्रो करना बहुत ही जरूरी है, और इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी पर रख दिया और आरबीआई से बोला कि सभी बैंकों पर एक रूल लगा दो कि जो भी वो लोन देंगे, पहले जिन सेक्टर्स को मैंने प्रायोरिटी पर रखा है इनको लोन देंगे, उसके बाद वो बाकी लोगों को लोन देंगे। तो यही आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स होता है। ठीक है,
चलिए, अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो 1970 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। पीएसएल फ्रेमवर्क जो है इसको आरबीआई के द्वारा इनिशिएट किया गया था। मैंडेट्स बैंक टू एलोकेट अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में एएनबीसी भी बोलते हैं, टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। मतलब एएनबीसी का मतलब अगर हम समझें सिंपल लैंग्वेज में, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, मतलब बैंकों के पास जो क्रेडिट बचता है ना लोन देने के लिए, जो इनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, उसका कुछ परसेंट पहले ये प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे, उसके बाद बाकी सेक्टर्स को देंगे जो हमारे नॉन पीएसएल सेक्टर्स हैं। ठीक है, एएनबीसी कंप्राइजेस की अगर हम बात करें कि एएनबीसी में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपका नेट बैंक क्रेडिट होता है, बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है नॉन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, मतलब जो हमारे नॉन एसएलआर बॉन्ड वगैरह है वो सब, तो ये आपका एएनबीसी होता है। ठीक है, इसी का कुछ परसेंट इनको क्या करना है, इनको प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है ये आपको समझ में आ गया। किस पर अप्लीकेबल होता है, सभी पर अप्लीकेबल होता है, जितने हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर देन सैलरी अर्नर्स बैंक। ठीक है, तो मोस्टली सभी बैंकों पर ये क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो कितने सेक्टर्स आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं। आप इसको याद कर सकते हो अमी हसरों से, है ना, अमी हसरों से आप याद कर सकते हो, या फिर आप एचआर सीमा से भी याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो एचआर सीमा से भी आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे मैंने तो अमी हसरों से ही याद किया है। ठीक है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में याद हो जाता है। कैसे, देखो, ए से हो गया एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर हो गया। एम से आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो गया। ई से एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया। ई से एजुकेशन हो गया। एच से हाउसिंग हो गया। एस से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आर से रेन्यूएबल एनर्जी एंड ओ से आपका अदर वेकर एरियाज हो गया। तो आप अमी हसरो या फिर एचआर सीमा से भी आप याद कर सकते हैं, लास्ट में ओ ऐड कर लेना, अदर वीकर एरियाज हो गया। ठीक है, तो ये 8 आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिनके लिए एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स बनाया गया है। ओके, चलो अब यहां पर आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये न्यूज है ना, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो पीएसएल नॉर्म्स है वो चेंज किया गया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या, सबसे पहले देखो यहां पर समझना कि इसको यूनियन बजट 2014-15 में अनाउंस किया गया था। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर किया गया कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंडर इसको लाइसेंस दिया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो उषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है तो इनके पास मिनिमम 200 करोड़ रुपीस का कैपिटल होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 200 करोड़ रुपए मिनिमम इनके पास कैपिटल है और 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला गया है कि जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है अगर वो खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनको 200 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, ये 100 करोड़ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन विद इन 5 ईयर इनको ये 200 करोड़ का टारगेट पूरा करना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग ये 100 करोड़ से कर सकते हैं, लेकिन विद इन 5 ईयर इनको ये 200 करोड़ का टारगेट पूरा करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन, जो हमारे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लिए। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने आपको पीएसएल बता दिया क्या होते हैं, कितने प्रायोरिटी सेक्टर से मैंने ये भी बता दिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है ये भी बता दिया। अब हम आते हैं न्यूज पर कि रूल चेंज क्या हुआ है ना। सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब रूल क्या चेंज हुआ है ये सुनना। देखो, सबसे पहले बोला गया था कि जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको अपने एएनबीसी का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेक्टर को देना होगा। जो भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको देना होगा अपने एएनबीसी का 75%। ठीक है, लेकिन अब इसको चेंज करके 60% कर दिया गया है। नाउ पीएसएल रिड्यूस टू 60% ऑफ एएनबीसी, मतलब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है अब इनको कितना परसेंट देना है प्रायोरिटी सेक्टर को, 60%। किसका, एएनबीसी का। ठीक है, 40% mandatory allocation to PSL sector like agriculture, micro enterprises and 30% ये flexible allocation है जो हमारे नॉन PSL टारगेट के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 40% तो सेम है ना, स्टिल मैंडेटरी फॉर PSL सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गया, इन सब के लिए वो 40% सेम है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल था, मतलब इसको बैंक यूज कर सकता है नॉन PSL सिक्योर्ड लोन के लिए। तो ये जो पहले 35% था अब ये 20% हो गया है। ठीक है, तो पहले रूल ये था, अब ये है, तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मेन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स चेंज हुए वो यही है
कि जो टोटल पहले प्योरिटी सेक्टर के लिए जो टारगेट था वो 75% था, अब इसको चेंज करके 60% कर दिया गया है। ठीक है, बाकी ये 40% अभी भी है पीएसएल सेक्टर के लिए, लाइक एग्रीकल्चर, माइक्रो इंटरप्राइजेस, इन सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि जो फ्लेक्सिबल यहाँ पर लोन है, मतलब जिसको बैंक यूज कर सकता है नॉन पीएसएल सिक्योर्ड लोन्स के लिए, वो 20% है, जो पहले 35% हुआ करता था। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी चेंजेस अनाउंस किए गए थे, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी कम कर दिया गया था। सो 60% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी 75% से ये कितना हो गया है, ये 60% हो गया है। Urban cooperative banks are required to achieve an overall PSL target of 75% of ANBC, whichever is higher by financial year 25-26। ठीक है, तो यहाँ पर ये 60% कर दिया गया है 24-25 के लिए। ओके, अब इसको आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। चलिए, तो यहां पर इनको जो टारगेट दिया गया है, ये हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो 60% है, जिसमें से माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5% है और एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए 12% है। ठीक है, तो टोटल टारगेट कितना है, टोटल इनका जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो 60% है। किसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलो बाकी सेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जितने भी डोमेस्टिक बैंक हैं और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं, उनका जो टोटल पीएसएल टारगेट है वो 40% है। ठीक है, जितने भी हमारे फॉरेन बैंक्स हैं जिनका ब्रांच 20 से कम है, ठीक है, इनके लिए भी टारगेट 40% है। लेकिन हमारे जो आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके लिए टारगेट 75% है, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अब चेंज हो गया है। अब कितना हो गया है, अब 60% हो गया है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना कि आरआरबी के लिए अभी भी 75% ही है। ठीक है, बाकी यहां पर इस 40% का 18% ये कहां पर जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी सेम है, 18% है। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए सेम 7.5% है। वीकर सेक्शन के लिए डोमेस्टिक बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है उनके लिए 12% है, और आरआरबी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 15% है। ठीक है, बाकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मैंने बता ही दिया, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 60% है, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5% है, एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए 12% है, जैसे यहाँ पर है। बस 15% इनके लिए, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आई रियली होप सो कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे कल सेम इसी टाइम पर किसी नए टॉपिक के साथ। तो ये हमारा जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, मिलेंगे कल आपसे सेम टाइम पर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।